के साथ भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस के आरोपी पुलिस अधिकारी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ चुके हैं। दरअसल जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, जो भरत एनकाउंटर केस में हत्या के आरोपी बनाए गए थे, जिनके खिलाफ मृतक के परिजनों ने एफआईआर तक दर्ज कराया। आरोप के बाद 24 जून को जिन्हें एसडीपीओ के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय के लिए अटैच कर दिया गया था, महज 7 दिन के बाद उसी अधिकारी की एक नई पोस्टिंग हो जाती है और उन्हें बना दिया जाता है मद्य निषेध विभाग का डीएसपी। अब इसी पोस्टिंग को लेकर उठ रहे हैं तमाम सवाल। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर, जिसने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पुलिस के एक्शन पर ऐसा घमासान मचा कि बात समाज से लेकर सियासत तक गरमाई रही। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। उसी एनकाउंटर केस के आरोपी पुलिस अधिकारी पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भोजपुर के जगदीशपुर के अनुमंडल अधिकारी रहे राजेश कुमार शर्मा को बिहार पुलिस की मद्य निषेध विभाग का नया डीएसपी बना दिया गया है। उनकी इसी पोस्टिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर केस में राजेश कुमार शर्मा नामजद आरोपी हैं। उन पर शाहपुर थाने में हत्या का केस परिवार वालों ने दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज होने पर उन्हें जगदीशपुर एसडीपीओ के पद से हटा दिया गया था। 24 जून को राजेश कुमार शर्मा को मुख्यालय अटैच किया गया था। 7 दिन बाद अब 1 जुलाई को मद्य निषेध विभाग के डीएसपी बनाए गए। 1 जुलाई को बिहार सरकार ने 53 डीएसपी के तबादले की सूची जारी की, जिसमें राजेश कुमार शर्मा का भी नाम है। उनकी मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डीएसपी के तौर पर तैनाती की गई है। आरोपी पुलिस अधिकारी की इसी नई जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, इसी महीने 17 जून को भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के बिलौती गांव में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था। पुलिस की गोली लगने से भरत की मौत हो गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंककर सरेंडर भी किया था। बावजूद इसके भोजपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उसे गोली मार दी। इस मामले की अभी न्यायिक जांच चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की हत्या में आरोपी जगदीशपुर के तत्कालीन डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बवाल शुरू हो गया है। परिजन लगातार आरोपी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से राजेश कुमार शर्मा को पोस्टिंग दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आता है। परिजनों ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी के मामले में एक बार फिर से जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से हत्या के आरोपी को मुख्यालय क्लोज किए जाने के बाद फिर पोस्टिंग दे दी गई। परिजनों ने इस बात की भी आशंका जाहिर की कि सरकार की मंशा भरत तिवारी को इंसाफ देने की नजर नहीं आ रही। वो डीएसपी साहब जो इस मामले में मृतका के माता द्वारा दिए गए आवेदन में एक्यूज हैं, उनके उस पर 302 का मुकदमा हुआ है बीएनएस की नई धाराओं में 103 और 27 में। और उसके बाद भी साहब को नया जगह मिलता है। एक आम आदमी होता तो क्या ऐसा होता क्या साहब? आम आदमी होता तो अब तक पकड़ के जेल भेज दिया गया होता। उनका पक्के सुख के चाहिए ना, उनका बदली हो गई, उनका और निमन पोस्ट पर मिल गई। तब तक में अथी रहल है भरत तिवारी के मरवावे खातिर। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या किया जा रहा है? लिपापोती सरकार कर रहा है। हम ये मांगल चाहते हैं, जितना आदमी हमरा के आके सब कहले बा कि हम रवा साथ बनी, आवस लोकाल सब कोई जितना लोग जे आई रहे सबके बोला हटबा हमारा तरफ से सब कोई आओ। मतलब ये कौन सा कानून है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। वो तो अपराधी है, वो तो उस पे तो अपराध लगा है, हत्याकांड लगा है। मतलब यहाँ से ट्रांसफर कर देने का मतलब क्या बनता है, समझ में कुछ आ ही नहीं रह रहा है हम लोग को। क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये सब मतलब लिपापोती करने का तैयारी चल रहा है।
तो भरत एनकाउंटर में आरोपी बनाए गए डीएसपी राजेश शर्मा को मद्य निषेध विभाग में नई पोस्टिंग पर बिहार की सियासत गर्माती नजर आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए जांच पर किसी भी तरह के असर के नहीं पड़ने की बात कही गई। जो लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्याय आयोग बना है, एफआईआर दर्ज हुए हैं, डीएसपी पर भी एफआईआर दर्ज हुए हैं, न्याय और इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये कैसा नीति, ये कैसा सोच सरकार का कि एक ओर एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, दूसरी ओर उसी डीएसपी का तबादला उत्पाद विभाग के पटना हेडक्वार्टर में कर दिया जाता है। जांच चल रही है, इनकी इस पोस्टिंग का जांच पे कोई असर नहीं होने वाला है और कानूनी प्रावधान है कि अगर अधिकारी बर्खास्त या निलंबित नहीं हो तो कहीं ना कहीं उनकी सेवाओं को संबद्ध किया जाता है। इसी कानूनी प्रावधान के तहत आज उनकी पदस्थापना की गई है, उनकी सेवा विभाग के एक अंग में संबद्ध की गई है। वो कानून के प्रावधान के अनुसार है, पर उस एफआईआर में और जुडिशियल इंक्वायरी में अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फिर कानून उस हिसाब से अपना काम करेगा। देखिए, भरत तिवारी हत्याकांड में आरोपित डीएसपी की फिर से पोस्टिंग करना सरकार के क्रियाकलाप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दरअसल अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और जो आरोपी राजेश शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ थे वो इसमें एक्यूज्ड है। खास तौर से जो भरत तिवारी की मां के द्वारा एफआईआर लॉन्च किया गया है, तो कुल मिलाकर के ये समझ नहीं आता कि सरकार जो बिहार की है वो संविधान से चल रही है या अराजकता से चल रही है। किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर होना एक प्रशासनिक और रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे किसी भी तरह से जांच से समझौता या किसी को क्लीन चिट मिलना नहीं माना जाना चाहिए। हमारी पार्टी और एनडीए सरकार पूरी तरह से न्याय के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और जो भी दोषी होगा कानून उसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाएगा। न्यायालय और हमारी जांच प्रणाली पर हमें और हमारी पार्टी को पूरा भरोसा है। कभी राजनीति से दूरी बनाकर रहने वाले निशांत कुमार अब जब बिहार में मंत्री बने हैं तो उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को निशांत ने एक मिशन बना लिया है, जिसमें सुधार के लिए वो लगातार न सिर्फ दावे कर रहे हैं बल्कि एक्शन भी साफ नजर आता है। निशांत कुमार, जिनकी पहचान कभी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, बेहद शर्मीले, कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में थी, आज वो बिहार के सबसे एक्टिव मंत्रियों में से एक हैं। जो निशांत सालों तक राजनीतिक मामलों में टिप्पणी से बचते रहे, अब बतौर स्वास्थ्य मंत्री अपने फ्यूचर प्लान को मीडिया से साझा कर रहे हैं। लगे हैं, काम कर रहे हैं, जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, उन्हें एक हर मरीज का इलाज जल्दी हो और बेहतर से बेहतर हो, और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसी लेवल पर हो जाए इलाज, और अगर जरूरत पड़े तब पटना है। लगाने के बाद जो कैमरा लगाने की बात है, जी हाँ, हमारी जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। निशांत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग इस तैयारी में है कि मरीजों का इलाज जिला अस्पतालों में ही हो जाए, जरूरत पड़ने पर ही उन्हें पटना रेफर करना पड़े। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम से अस्पतालों की निगरानी होगी और निशांत खुद अस्पतालों की मॉनिटरिंग करेंगे। निशांत कुमार का बयान ये बताने के लिए काफी है कि वो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी की गंभीरता को बखूबी समझते हैं। लोग उनके इस नए और सक्रिय रूप को नीतीश कुमार की विरासत से जोड़कर भी देख रहे हैं। अब देखना होगा कि मिशन मोड में काम पर लगे निशांत कुमार अपना लक्ष्य किस हद तक और कब तक पूरा कर पाते हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आरजेडी की ओर से पटना में 30वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लालू प्रसाद ने कार्यकर्ताओं से लड़ाई के लिए तैयार होने की अपील की, तो वहीं तेजस्वी यादव ने हार का गम भूलकर कार्यकर्ताओं से चुनावी मोड में आने की अपील की। ऐसे में सवाल अब उठ रहा है कि आखिर आरजेडी की ओर से स्थापना दिवस समारोह का जश्न क्यों मनाया जा रहा है। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, वो पार्टी जिसने बिहार में करीब 15 साल तक एक छत्र राज किया, अपनी स्थापना के 30 साल मना रहा है। 30 साल में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पार्टी ने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है। कभी बिहार के साथ देश में भी सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले किंग मेकर के नाम से विख्यात लालू प्रसाद की तूती बोलती थी, लेकिन चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला जैसे कई घोटालों में फंसे तो संसद की सदस्यता से भी अयोग्य घोषित कर दिए गए। बिहार में नीतीश कुमार के साथ 2 बार सत्ता में साझेदारी कर आरजेडी को फिर से जीवित करने का लालू प्रसाद ने दांव खेला था, जिसके नतीजे भी सामने आए। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी, लेकिन 2025 के चुनाव में बिहार चुनाव के इतिहास की अपनी दूसरी सबसे बड़ी हार भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब लालू और तेजस्वी फिर से आरजेडी में नया जोश भरने को तैयार नजर आ रहे हैं, और इसकी बानगी दिखी बुधवार को पटना में, जहां आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़े के साथ शुरू हुआ समारोह। कार्यकर्ताओं की भीड़ और उसमें दिख रहा उत्साह बताने के लिए काफी था कि हार का गम भूलकर आरजेडी की ओर से एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। समारोह में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक बार फिर से हुंकार भरते नजर आए। आप सब लोगों का आह्वान है, सभी लोगों को एक होकर के, एकजुट होकर के पार्टी को और मजबूत करिए, गरीबों के आज को बढ़िए। हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे। स्थापना दिवस समारोह को आरजेडी के तमाम सीनियर नेताओं ने संबोधित किया, लेकिन मैदान मार ले गए तेजस्वी यादव, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में हार का गम भूलकर फिर से नए जोश के साथ लोगों के बीच जाने की अपील की। साथ ही बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। आज भले ही लोग सत्ता में काबिज हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन एकजुट होकर के ईमानदारी से लड़ेंगे, ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं। 2 करोड़ वोट हम लोगों को लगभग वोट मिला। अकेले तेजस्वी के निकलने से नहीं होगा। जितने नेता हैं जो मंच पे है, तब तक वो काम नहीं करेंगे, तब तक कोई काम होने वाला नहीं। आरजेडी की ओर से धूमधाम से मनाए गए स्थापना दिवस समारोह को देखकर कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। आखिर आरजेडी के स्थापना दिवस का जश्न क्यों? क्या पार्टी को भीषण हार से उबारना लालू और तेजस्वी का मकसद है? 2030 तक बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे में क्या आरजेडी मिशन 2030 पर नजरें गड़ाए बैठी है? कार्यकर्ताओं को फ्रंट फुट पर खेलने के लिए प्रेरित करना और कोर वोटर एम और वाई के सहारे सत्ता पाने की कोशिश में जुटे लालू और तेजस्वी का मिशन सफल होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आरजेडी की सक्रियता से बिहार का सियासी तापमान तो जरूर चढ़ता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। आरजेडी पर निशाना साधते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि 90% क्रिमिनल तो आरजेडी के लोग ही होते हैं। आरजेडी पार्टी अपराधियों का संगठित गिरोह है। जो भी क्रिमिनल है और 90% क्रिमिनल राजद के ही लोग होते हैं। जो राजद पार्टी है वो पूरे तौर पर अपराधियों का संगठित गिरोह था, जिसके कारण पूरे बिहार में 1990 से लेकर 2005 तक दुर्दशा झेली है। तो अगर अपराधियों को आप शरण दे रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो जाहिर बात है तेजस्वी यादव को दुख होगा।
तो वहीं आरजेडी के स्थापना दिवस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बधाई देते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जो करतूत आरजेडी के लोगों ने किया उसकी याद लोगों के जहन में अब भी ताजा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक सरकारी स्कूल में अगर धोखाधड़ी का काम करेंगे तो शिक्षा विभाग उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठा है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की ओर से बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आनंद किशोर पर ऋषु श्री के साथ मिलकर गड़बड़ी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी इस पूरे मामले को देखेगी, लेकिन इससे पहले सुधाकर सिंह से भी गड़बड़ी के आरोपों पर सफाई उन्होंने जरूर मांगी। चलिए उन्हें बधाई कि उनका उम्र 30 साल हो गया, लेकिन लोगों की यादें बहुत ताजा हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन 1990 से 2005 तक के जो उनके करतूत हैं वो लोगों के याददाश्त में ताजा। अब आनंद किशोर जी पर क्या आरोप है मैं नहीं जानता। अगर कोई आरोप होगा तो सरकार उसे देखेगी, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं पे कितना 100 करोड़ का आरोप है, पहले वो उनको अपना भी सफाई देना चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से कैबिनेट की बैठक में सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और 29 एजेंडे पर इस बैठक में मोहर लगी है। 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई। 5-5 एकड़ भूमि इसके लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये खुलेंगे कहां? तो पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान किया गया है। प्रदेश के 31 बस स्टैंड का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। पटना जू के बेहतर संचालन के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक बार फिर से बैठक हुई और बैठक में बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए गए। बिल्कुल, देखिए 29 एजेंडे पर मोहर लगी है बिहार और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सोमनाथ स्वाभिमान को लेकर जो है सोमनाथ यात्रा निकलेगी और भारत सरकार के सहयोग से यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर बिहार सरकार ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए जो है उसकी स्वीकृति दी है। और इसके साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग में भी जो भारत जी राम जी योजना है, इसको लेकर जो है मजदूरी को लेकर भुगतान करने से लेकर मिट्टी कटाई तमाम चीजों को लेकर एक रूपरेखा तय की गई है और उसको लेकर मजदूरी दर जो है उसको स्वीकृति दी गई है। तो इसके अलावा गृह विभाग है, इसमें भी 1 एकड़ 90 डिसमिल जो जमीन है इसको लेकर भी सौंदर्यीकरण है, सहज व्यवस्था बनाने को लेकर। भगवान मंदिर वामन भगवान जो है उनके मंदिर के लिए जो है कारा परिसर में 4 दीवारी निर्माण के लिए जो है स्वीकृति दी गई है। नगर विकास विभाग है, पर्यावरण विभाग है, तमाम ऐसे विभाग है जिसको लेकर आज बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में। और परिवहन विभाग में जो है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम है, इसके अधीन 31 बस डिपो जो है या स्टैंड जो है उसको पीपीपी मोड में विकसित करने को लेकर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं बिल्कुल, और इन फैसलों के जरिए एक बेहतर बिहार बनाने की तरफ कवायद शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधान परिषद के उपसभागार में सभी नवनिर्वाचित एमएलसी ने शपथ ली और पवन सिंह, निशांत कुमार समेत सभी नए एमएलसी ने शपथ ग्रहण किया। निर्विरोध निर्वाचन 10 सदस्यों ने यहां पर गोपनीयता की जैसे ही शपथ ली, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। बिहार विधान परिषद के सभापति ने इन सभी नवनिर्वाचित एमएलसी को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। डिप्टी सीएम विजय चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेताओं का जुटान दिखा। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के 7 निश्चय और विकास के अधूरे सपने को पूरा करने को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार में भोजपुरी सिनेमा की बेहतरी के लिए काम करने और फिल्म सिटी निर्माण पर जोर दिया। मैं पवन सिंह, ये जो पहले मंत्री के रूप में मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी, अभी विधान परिषद सदस्य के रूप में जिम्मेदारी दी, उसे मैं ईमानदारी से निष्ठा से निभाने की कोशिश करूंगा। और मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है विकास राज्य का, उसको जन जन तक पहुँचाने की और जो उनके साथ उनसे अधूरे सपने उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। एक कलाकार हूँ, एक कलाकार के नाते मैं यही चाहूँगा कि मैं अपना काम
अपनी एक्टिंग, अपनी सिंगिंग बिहार में रह के ही करूं, बिहार में फिल्म सिटी बने, ताकि हमारे जो नए नए लड़के जो गाना गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे बिहार में फिल्म सिटी बने, ताकि बच्चों को रोजगार मिले और हमारा भोजपुरी बम बम रहे। और बड़ी खबर खगड़िया से, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा में केंद्राधीक्षक और एक शिक्षक सहित 15 लोगों की गिरफ्तारी के बाद लगातार जांच चल रही है। और इस कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें परीक्षा केंद्र से 35 वीक्षक परीक्षा के दिन गायब थे। रोज बर्ड स्कूल के केंद्राधीक्षक ने खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार को अनुपस्थित वीक्षक की लिस्ट सौंप दी है, जिसके बाद डीईओ ने कार्रवाई करते हुए सभी 35 वीक्षक से स्पष्टीकरण मांग लिया है और एक दिन का इनका वेतन काटा गया है। आपको बताते चलें कि रोज बर्ड परीक्षा केंद्र से एक अभ्यर्थी को कदाचार के आरोप में पकड़ा गया था, जिसके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस की बरामदगी हुई थी। खगड़िया में पिछले 28 तारीख को हुए सिपाही भर्ती परीक्षा में एक केंद्राधीक्षक और एक शिक्षक के साथ साथ 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद एसपी के द्वारा लगातार जांच की जा रही थी। इसी जांच के क्रम में यह बात भी सामने आई कि रोजबर्ड जो स्कूल है वहां पर एक जो परीक्षार्थी थे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ब्लूटूथ लेकर के बैठे हुए थे, और जो शिक्षक ने जब जांच किया तो वो बात मामला सामने आई। उसके बाद परत दर परत जो है सो जांच खुलते जा रहा। इसी जांच में यह बात भी सामने आई है कि जो रोजबर्ड जो स्कूल है, जो परीक्षा केंद्र थे, वहाँ से 35 जो वीक्षक थे वो परीक्षा के दिन गायब मिले। वहाँ पे 27 तारीख को उन्होंने योगदान दिया और 28 तारीख को उनको परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने वीक्षण का कार्य नहीं किया, जिसको लेकर के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उन्होंने स्पष्टीकरण पूछा है और 28 तारीख का जो वेतन है उनका, एक दिन का वेतन, वो काट लिया है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जांच धीरे धीरे खुलते जा रही है। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वीक्षण कार्य के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा में लगाया गया था, शिक्षकों को 35 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने उस परीक्षा में शामिल नहीं हुआ, वीक्षण का कार्य नहीं किया और बिना सूचना अनुपस्थित रहे। ऐसे में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी लोगों से स्पष्टीकरण पूछा। अब देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां पर पुलिस ने स्मैक तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 स्मैक तस्करों को यहां से गिरफ्तार भी किया। इनके पास से करीब 2 किलो स्मैक बरामद किया गया है। साथ ही 3 लग्जरी गाड़ी, 23,000 कैश और 7 मोबाइल फोन की बरामदगी की गई। एसएसपी शौर्य सुमन ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। कुछ तस्कर बंगाल से स्मैक की तस्करी कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिली थी। और जब जांच पड़ताल की गई और वाहन की जांच की जाती है तो अलग अलग जगहों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 कटिहार से जबकि 3 अपराधी मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें सदानंद शाह और शंकर शाह, शिवम कुमार ठाकुर दोनों बेल्लौरी चौक के निवासी हैं, जबकि मोहन कुमार मंडल सतरडोब के निवासी। एसएसपी ने यह भी कहा कि ये पूरा नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से लेकर बंगाल और फिर बिहार तक जुड़ा हुआ है। बिहार पुलिस एसटीएफ की भूमिका के साथ जो पूर्णिया पुलिस उसके द्वारा कार्रवाई की गई और हम लोगों ने NH 131A पर एक काला रंग का स्कॉर्पियो और उजले रंग की एक हुंडई कंपनी की वेन्यू कार और सिल्वर रंग की बोलेरो गाड़ी, इनके साथ मिल करके स्मैक की खरीद बिक्री करने के लिए एक पूरा सिंडिकेट है जो कार्यरत था, उसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया और लगभग हम लोगों को 6 व्यक्ति इसमें हम लोगों ने उनको हिरासत में लिया विभिन्न जगहों से। कुछ लोगों को कटिहार से गिरफ्तार किया, पूर्णिया से गिरफ्तार किया, भागलपुर से गिरफ्तार किया। और एक और बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से आ रही है, जहां सेंट्रल जेल के स्पेशल वार्ड में पिछले 3 साल से बंद बांग्लादेशी नागरिक मुन्ना फरार हो गया है। सेंट्रल जेल में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल अब खड़े हो चुके हैं। आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद एक कैदी कैसे फरार हो गया? मुन्ना बांग्लादेश के नारायणपुर जिला के अजीज नगर थाना इलाके के सिकंदर शाह का बेटा है। बताया जाता है कि सेंट्रल जेल के जिस केंद्र का हवाला दिया जा रहा है उसकी खिड़की का रॉड तोड़कर यह शख्स फरार हो गया। एसपी ने कहा कि इस मामले में खजांची हाट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, तलाश जारी है। गौरतलब है कि 2023 में एसएसबी ने सुपौल से बांग्लादेशी इस शख्स को गिरफ्तार किया था। इसके पास भारत में प्रवेश करने के लिए न तो कोई पासपोर्ट था, न वीजा, न ही कोई वैध कागजात थे। कांड दर्ज किया गया है और जिला प्राधिकारी के स्तर से उसमें
एक कमेटी का गठन किया है कि जो भी उसमें दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां बीजेपी नेता के भाई को गोली मारी गई है। विकास यादव को गोली मारी गई। ओम प्रकाश यादव के भाई को गोली लगने की खबर सामने आती हुई गंभीर हालत में उन्हें फिलहाल इलाज के लिए रेफर किया गया है। जमीन विवाद इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इसी जमीन के विवाद को लेकर निशाना बनाया गया। रिश्तेदार पर ही गोली चलाने का आरोप है। एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटे। खबर बांका के कटोरिया से, जहां पर बच्ची की मौत के बाद हंगामे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिलहर एसटीपीओ ने पुलिस के साथ वो दलबल के साथ पहुंचते हैं। 23 उपद्रवियों को उनकी तरफ से गिरफ्तार किया जाता है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की और पुलिस के वाहन को, पुलिस को निशाना बनाया गया। जमकर तोड़फोड़ की गई। एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ ऐसे ही सख्त एक्शन लिए जाते रहेंगे। पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान भी कर रही है और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। प्रशासन पर हम भरोसा करते हैं। न्याय हमको मिली। सर टाइम लिया 15 दिन के अंदर। जिस मासूम बच्चे को कत्ल किया है 15 दिन के अंदर सर बोले हैं कि हम कातिल को सामने करके खड़ा करेंगे। बाबू है इसके पिताजी से, बड़े पापा से एसपी सर को भी बात कराई है। एसपी सर ने उनको आश्वासन दिया है और इन्होंने जो एसपी सर से डिमांड रखा, उन्होंने कहा कि हमको अभी तक क्या हुआ बताइए, लिखित में बताइए। तो मैंने इनको कहा है कि मैं हर कुछ आपको लिखित में देंगे और जो भी काम हम कर रहे हैं उस सब का चीज़ आपको लिखित रूप से देंगे। जी। और बोले कि कब तक कर लेंगे, हमने ये बोला है कि हम प्रयास करेंगे, हम अपने तरफ से 100% देंगे। 15 दिन के अंदर हम जो भी और भी बचा कुचा इसमें है, एक को तो हम लोग जेल भेज देंगे कल। रोड जाम कर भीड़ में शामिल उपद्रवियों के द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित पदाधिकारी कर्मी के कर्तव्य निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न किया गया। पुलिस के सरकारी वाहन में तोड़फोड़ किया गया। पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमारे पुलिस पदाधिकारी के साथ उस पर जानलेवा हमला भी किया गया। बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां 5 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। प्रमोद चंद्रवंशी के बेटे सिद्धार्थ की निर्मम हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि 5 साल का ये बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई, घर से 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में शव को बरामद किया गया। हत्या के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। जल्द से जल्द इस पूरे घटना के पीछे शामिल शख्स की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मोहरी इटवा गांव की ये घटना है। मोतिहारी की मुफस्सिल थाना पुलिस ने संगठित बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। हसवाहा गांव में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। इनके कब्जे से चोरी के 5 मोटरसाइकिल, मास्टर की, बाइक के खुले पार्ट्स और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार चोर जिले के विभिन्न इलाकों से बाइक की चोरी करते थे। चोरी की मोटरसाइकिल को शराब कारोबारी सहित कई अन्य लोगों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था। आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। तो गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। बाइक चोरी गिरोह जिसकी तरफ से इलाके में बाइक चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा था, इसे लेकर पुलिस ने अपनी एक रणनीति के तहत कार्रवाई की और इन सभी को गिरफ्तार किया।